गुड मॉर्निंग। एक नई डिजीज़ कंडीशन के साथ आज शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सिनाइल डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़। सेनाइल डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। साथ साथ में आपने ये साइकेट्री में भी पढ़ी होगी। साइकेट्रिक कंडीशन में भी आपने ये पढ़ी होगी, ठीक है। जो सिनाइल डिमेंशिया है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ठीक है, जिसमें प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है ब्रेन फंक्शंस का, ठीक है। इट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शंस, रीजनिंग, लैंग्वेज, एक्सेट्रा। इनका जो है वो क्या होता है अपना इम्पेयरमेंट होता है। इम्पेयरमेंट इन मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शंस, रीजनिंग एबिलिटी और जैसे जजमेंट का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, या फिर आपकी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है उनमें क्या होता है इम्पेयरमेंट होता है। उसी को अपन ने क्या नाम दिया है सिनाइल डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज। सिनाइल डिमेंशिया का ही एक प्रकार है जो आपने साइकेट्री में पढ़ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, ठीक है, लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, जैसे कि आपका मेमोरी हो गया, रीजनिंग हो गया, ये इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में आते हैं। इनका अगर लॉस हो रहा है तो उसको अपन ने डिमेंशिया दिया है नाम, और उसी डिमेंशिया का एक प्रकार पढ़ रहे हैं अपन सिनाइल डिमेंशिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। तो अगर इसकी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया था अदर फैक्टर्स के टाइप में ही इसी का आएगा आपका, ठीक है। पहला इसकी जो ईटियोलॉजी होगी दैट इज अननोन या इडियोपैथिक, ठीक है। पहली ईटियोलॉजी इसकी क्या होगी इडियोपैथिक या अननोन। एग्जैक्ट जो कॉज है वो इसका अननोन है, लेकिन कुछ कॉजेज हैं जो इसमें क्या करते हैं ईटियोलॉजी का काम करते हैं या रिस्क फैक्टर के रूप में काम करते हैं। जैसे पहला हो गया आपका इंक्रीजिंग एज। अगर एज बढ़ रही है, एज के अकॉर्डिंग पेशेंट में सिनाइल डिमेंशिया होने की संभावना रहती है। दूसरा आपका आ गया हेड ट्रॉमा, किसी प्रकार का कोई हेड ट्रॉमा या इंजरी हो रही है उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा इसमें आ गया आपका स्मोकिंग, ठीक है। चौथा आपका इसमें आ गया कुछ वायरल इन्फेक्शंस। अगर पहले से वायरल इन्फेक्शंस हैं तो वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काम करते हैं इसमें। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर एक्सपोजर हो रहा है एल्यूमिनियम का रेगुलर टाइम के लिए, अगर लंबे टाइम तक एल्यूमिनियम के लिए एक्सपोजर हो रहा है पेशेंट को, तो उसके सिनाइल डिमेंशिया होने की संभावना रहती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे CAD कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है पेशेंट के, ठीक है, तो वो इसके लिए रिस्क फैक्टर ग्रुप में आता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, पहले से डायबिटिक पेशेंट है तो वो भी इसके लिए प्रोन है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, या ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है,
तो उसके लिए भी आप रिस्क में आते हो सीनाइल डिमेंशिया के लिए। ठीक है, हाई कोलेस्टेरॉल लेवल एंड हाई बीपी, तो ये चीज़ें हैं जो अपने सीनाइल डिमेंशिया के लिए एक रिस्क फैक्टर या ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। ये डिजीज जो है वो किस प्रकार से प्रोग्रेसिव होती है। तो इस डिजीज़ कंडीशन का जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन टिश्यूज़ में चेंजमेंट होते हैं, वो स्टेप वाइज स्टेप होते हैं। ठीक है, अब वो किस प्रकार से होंगे उन स्टेप्स की अपन चर्चा करेंगे। जैसे पहला मैं आपको बताऊं, पहला इसमें होता है एमिलॉइड प्लेक। अब ये एमिलॉइड प्लेक क्या है, इसके बारे में जो है वो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है ये जो आपका एमिलॉइड प्लेक है, ये आपका एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो क्या होता है अपना इंट्रासेल्युलर जो स्पेसेस हैं उनमें ये जमा हो जाता है। जो अपने ये एक ग्लाइकोप्रोटीन या स्टार्च के लाइक संरचना है जो अपने इंट्रासेल्युलर स्पेस में क्या होता है डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, न्यूरो फिब्रिलरी टेंगल्स का निर्माण होता है। ठीक है, न्यूरो फिब्रिलरी टेंगल्स का निर्माण होता है। ये क्या होता है, ये एबनॉर्मल न्यूरॉन्स हैं जो अपने साइटोप्लाज्म में रहते हैं एक बंडल के रूप में। ठीक है, एक एबनॉर्मल प्रोटीन या एक एबनॉर्मल बंडल्स का ये निर्माण करते हैं अपने न्यूरॉन्स में। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स। ठीक है, अगर जिस एरिया में ये जो अपना एमिलॉइड प्लेक जो है वो जमा हुआ है उसी एरिया से अपना क्या होता है मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शंस का क्या होता है लॉस होता है। और ये जो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपनी नर्व सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ताउ प्रोटीन, TAU, ताउ प्रोटीन। ये जो ताउ प्रोटीन है ये अपने CNS में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है वो क्या करता है, ये ताउ प्रोटीन जो है वो अपनी इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर है ब्रेन की उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, ये प्रोटीन जो है वो अल्टर हो जाता है। ठीक है, और एक साथ में क्या होता है ट्विस्टेड हो जाता है और एक हेलिकल फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये जो ताउ प्रोटीन है सब इसी का खेल है। MCQ या मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन पूछा जाता है अभी, अल्जाइमर्स डिजीज में कौन सा प्रोटीन है जो इसमें इफेक्ट करता है, दैट इज ताउ प्रोटीन। ठीक है, ये ताउ प्रोटीन क्या होता है अपने नर्व सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है, अमाइलॉइड प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, एक टेंगल। ठीक है, टेंगल के रूप में ये फॉर्म हो जाता है जिनको अपने न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स बोल दिया है। और ये अमाइलॉइड प्लेक्स बन के क्या करते हैं, ये अपने मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शंस को इफेक्ट करते हैं या इम्पेयर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें क्या होता है ताउ प्रोटीन है, सारा केम उसी का है। ठीक है, अगला जो है वो अपन देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं उनको अपन ने मुख्य रूप से 3 स्टेज में डिवाइड किया है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। तो स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं कि स्टेज फर्स्ट में जो है कौन कौन से सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। पहले बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की। जो स्टेज फर्स्ट का ड्यूरेशन है ये लगभग 1 to
3 इयर्स माना जाता है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट का जो ड्यूरेशन है वो 1 से 3 साल तक माना जाता है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें होता है आपका माइल्ड मेमोरी इम्पेयरमेंट। ठीक है, मेमोरी का जो इम्पेयरमेंट होगा वो माइल्ड रूप में होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके अलावा इसमें कुछ पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि पेशेंट को जो है वो डिल्यूजन हो सकता है या सैडनेस हो सकती है। ठीक है, उसको ओकेजनली इरिटेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और ये कुछ जो वर्ड्स हैं उनको याद नहीं रख पाता है। ठीक है, न्यू वर्ड्स का जो है वो मेमोराइज नहीं कर पाता है। ठीक है, या उनको लिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये इसमें इम्पेयरमेंट होता है। आपने देखा होगा ओल्ड एज ग्रुप में ये जो है आपको साइन एंड सिम्टम्स जो मैं बता रहा हूँ ये अच्छी तरीके से आपको मिल जाएंगे। इस जो स्टेज है इसमें जो अपने मोटर फंक्शंस हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, मोटार जो फंक्शंस हैं वो क्या रहते हैं, इसमें नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, अपने जो मोटार फंक्शंस हैं वो नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेज फर्स्ट के साइन एंड सिम्टम्स। अगर मैं बात करूं आपको स्टेज सेकंड की, अच्छा स्टेज फर्स्ट का अगर अपन नाम देना चाहें तो इसको अपन नाम दे सकते हो फॉरगेटफुल स्टेज। फॉरगेटफुल स्टेज, ड्यूरेशन 1 से 3 साल, माइल्ड मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, मोटार जो फंक्शंस हैं वो आपके इंटैक्ट रहते हैं, किसी प्रकार का उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। जो है पेशेंट इरिटेबिलिटी, पर्सनालिटी चेंजेस इसमें हो जाते हैं, ओकेजनली इरिटेट हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को याद रखता है, कुछ चीज़ों को भूल जाता है, इसलिए इसको फॉरगेटफुल स्टेज नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें स्टेज सेकंड की तो स्टेज सेकंड को जो अगर नाम दिया अपन ने तो स्टेज सेकंड का जो नाम होगा दैट इज कंफ्यूजन स्टेज। कंफ्यूजन स्टेज, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कौन सी स्टेज है, ये कंफ्यूज करने वाली स्टेज है। इसके अगर अपन ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 to 10 ईयर्स, 2 से 10 साल तक इसका ड्यूरेशन माना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है वो उसमें माइल्ड मेमोरी इम्पेयरमेंट हो रहा था, इसमें मॉडरेट मेमोरी इम्पेयरमेंट होगा। मॉडरेट मेमोरी इम्पेयरमेंट होगा। इसके साथ साथ में क्या होगा, जो अपनी रिसेंट और रिकॉल मेमोरी है, रिसेंट और जो रिमोट मेमोरी है वो रिकॉल करने के लिए इसमें सीवियरली इम्पेयर्ड हो जाती है। पेशेंट भूल जाता है, रिकॉल नहीं कर पाता है। पहली स्टेज में मैंने आपको बताया फॉरगेटफुल है, उसमें हो सकता है वो जोर दे दिमाग पे तो उसको वापस जो है वो रिकॉल कर लेता है, लेकिन सेकेंड स्टेज में कन्फ्यूजन स्टेज है वो रिकॉल नहीं कर पाता है रिसेंट और रिमोट मेमोरी को। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें एफेजिया हो जाता है। ठीक है, फ्लुएंट एफेजिया, जैसे कि पेशेंट जो है वो किसी प्रकार का जो है वो लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। ठीक है, वो खुद की लैंग्वेज ही बना लेता है और फ्लुएंटली मीनिंगलेस स्पीच बोलते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है इरिलीवेंट। ठीक है, जो उसको खुद को ही समझ में आता है, दूसरों को समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसे वर्ड्स लिखता है जो उसको खुद को ही समझ में आता है, दूसरों को समझ में नहीं आता है। इसके अलावा इसमें भी पर्सनैलिटी में चेंजमेंट होगा। ठीक है, अपना स्लीपिंग पैटर्न इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट जो है वो रात में लगभग जगता है, इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें डिल्यूजन हो सकता है। ठीक है, डेल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, और जो आपके मोटार फंक्शंस हैं वो इसमें क्या होते हैं, अल्टर होते हैं। मोटार जो सिस्टम है अपना वो इसमें अल्टर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज की अगर अपन बात करें तो थर्ड स्टेज को अपन ने नाम दे दिया, पहले को अपन ने दिया फॉरगेटफुल, दूसरे को दे दिया अपन ने कंफ्यूज स्टेज, और जो स्टेज थर्ड रहेगी उसको अपन ने दे दिया सीवियर स्टेज। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है सीवियर स्टेज, इसमें जो आपके फंक्शंस होंगे वो सीवियर जो है लेवल पे चले जाएंगे। पहला इसका अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 8 to 12 ईयर्स, 8 से 12 साल तक इसका
ड्यूरेशन रहता है। और जो आपका मेमोरी इम्पेयरमेंट है या कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो सीवियरली इसमें क्या हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो अपने लिम्स है उनमें रिजिडिटी हो जाती है, लिम्स की रिजिडिटी हो जाती है, यूरिनरी और फिकल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है इसमें, यूरिनरी और फिकल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, पेशेंट को पता नहीं रहता है कब यूरिन पास हो गया, कब जो है वो फिकल कंटेंट पास हो गया। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो इरिटेबिलिटी है वो मोर सीवियर हो जाती है, बढ़ जाती है। पेशेंट को जो है डिफ़िकल्टी जो है वो निगलने में डिफ़िकल्टी होती है, swallowing में डिफ़िकल्टी होती है। उसके अलावा इसमें एफ्रेजिया हो जाता है, एफ्रेक्सिया, एफ्रेक्सिया जो है वो मूवमेंट्स जो है वो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका विजुअल एग्नोसिया हो सकता है,